Hello, dear learners. Welcome to our brand new session of the Current Affairs series. हम ये करंट अफेयर्स सीरीज आपकी ही डिमांड पर लेकर आए हैं. बहुत सारी डिमांड्स आ रही थी दैट वी शुड ब्रिंग बैक आर करंट अफेयर्स सीरीज. सो हम ये सीरीज वापस लेकर आ रहे हैं, लेकिन इसको थोड़ा सा चेंज करके लाए हैं. मंथली बेसिस पे इश्यूज डिस्कस करेंगे. जैसे इस सेशन में नवंबर मंथ के इश्यूज को हम डिस्कस करने वाले हैं फ्रॉम द एग्जाम पर्सपेक्टिव, फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ यूपीएससी. आगे बढ़ें उससे पहले मैं खुद को इंट्रोड्यूस कर देती हूँ. मेरा नाम है मयूरी भागवानी एंड आई विल बी टेकिंग योर करंट अफेयर्स सेशंस हियर. तो देखो, आज हम बात करने वाले हैं नवंबर 2023 में जो इम्पॉर्टेंट इश्यूज करंट अफेयर्स में रहे हैं, न्यूज़ में रहे हैं, उनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. जैसे कि हम उत्तरकाशी टनल कोलैप्स एंड रेस्क्यू के बारे में बात करेंगे. ये पिक्चर देख के आप लोगों ने सभी ने ये पिक्चर देखी होगी, पूरी कहानी पता होगी, लेकिन इसको एग्जाम पर्सपेक्टिव से आज समझेंगे. उत्तरकाशी में एक टनल कोलैप्स हो गया. ये टनल कोलैप्स होने के कारण 40 से ज़्यादा वर्कर्स उसमें फंस गए. 17 डेज तक ये वर्कर्स यहाँ फंसे रहे. अलग अलग टेक्निक्स यूज़ की गई, अलग अलग फोर्सेस आई, फॉरेन एक्सपर्ट्स भी आए. अल्टीमेटली 17 डेज के बाद इंडियन गवर्नमेंट सक्सेसफुल हुई इन सभी वर्कर्स को सेफली बाहर निकालने में. रेस्क्यू ऑपरेशन हमारा सक्सेसफुल हुआ. एंड इनफैक्ट लोग जो बड़े मायूस हो गए थे वर्ल्ड कप के बाद, उन्होंने बोला भाई वर्ल्ड कप का जो दुख था हम भूल गए हैं, और अब हमें दिख रहा है कि भाई हमारी सरकार कितनी सक्सेसफुली हर तरह के, हर तबके के लोगों के लिए काम कर रही है. सो जिसके बारे में बात करेंगे. इसके अलावा यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क के बारे में बात करेंगे. दो इंपॉर्टेंट सिटीज हैं इंडिया की जो उनके कल्चरल हेरिटेज के लिए जानी जाती है. इन दो सिटीज को शामिल किया गया है यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में. इसके अलावा कुछ प्लेसेस इन न्यूज़ की बात करेंगे, कुछ वोल्केनोज की बात करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट रीजन्स की बात करेंगे जो न्यूज़ में रहे हैं. सो लेट्स बिगिन विद टुडेज सेशन. और आज के सेशन में फर्स्ट लेट्स चेक आउट दैट व्हाट ऑल वी विल बी डीलिंग विद. पहले हम उत्तरकाशी टनल कोलैप्स की बात करेंगे. इसके अलावा यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क है क्या, ये कौन सी सिटीज शामिल की गई हैं, क्यों शामिल की गई हैं, बात करेंगे. अग्नि इनिशिएटिव, नाउ व्हाट इज दिस अग्नि इनिशिएटिव एंड व्हाट इट इज रिलेटेड टू, बात करेंगे. देखो, इस तरह के क्वेश्चंस ना प्रीलिम्स में बहुत पूछे जाते हैं. पूछ लिया जाता है कि अग्नि इनिशिएटिव इज रिलेटेड टू व्हाट. तो इस तरह के जो इनिशिएटिव्स हैं यू शुड फोकस ओवर दैट. ओके, इसके साथ में इस तरह के जो इनिशिएटिव हैं इनको आप मेंस में भी कोट कर सकते हो. मेंस के आंसर्स में जब आप वे फॉरवर्ड लिख रहे होते हो ना कि भाई सरकार क्या कर रही है या क्या और किया जा सकता है, उसमें आप इस तरह के इनिशिएटिव्स को कोट कर सकते हो. ज़्यादा समझ में आएगा जब हम आगे बात करेंगे. इसके साथ में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की बात करेंगे. वाई 25 ईयर्स पूरे हो गए हैं इसे ऑपरेशनलाइज हुए हुए, तो यहाँ पे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की बात करेंगे. एंड वी विल बी लुकिंग इनटू सम ऑफ द प्लेसेस इन न्यूज़, जैसे माउंट सेंट हेलेंस की बात करेंगे और पैसिफिक रिंग ऑफ फायर की बात करेंगे. इसके अलावा कामचटका पेनिनसुला की बात करेंगे और डेड सी की. अच्छा, डेड सी क्यों न्यूज़ में है, आप सभी को पता है इजराइल पैलेस्टाइन वॉर चल रहा है, इजराइल हमास वॉर चल रहा है, तो इसीलिए डेड सी जो है बड़ा न्यूज़ में है. इसके बारे में भी डिटेल में हम देखेंगे, लोकेशन चेकआउट करेंगे. अच्छा, ये सेक्शन मैंने यहाँ पे जानबूझ के रखा है बिकॉज आई वॉन्ट यू ऑल टू इनकलकेट अ हैबिट इन योर सेल्फ. हर दिन कम से कम 15 मिनट, सिर्फ 15 मिनट्स बोल रही हूँ, जब भी आप थक जाओ ना पढ़ के, जीएस पढ़ के, ऑप्शनल पढ़ के, तो 15 मिनट्स निकाला करो. वो 15 मिनट्स इंस्टाग्राम चेक करने की जगह, स्नैपचैट चेक करने की जगह, ये 15 मिनट्स दो अपने एटलस को. आपकी इतनी अच्छी दोस्ती हो जाएगी एटलस के साथ कि आप एक एक जगह के बारे में जानते होगे. तो ये 15 मिनट एटलस या मैप रीडिंग को दो, या फिर जो भी इंपॉर्टेंट प्लेसेस इन न्यूज़ है उसको ज़रा चेकआउट करो कि कहाँ कहाँ पे है. ओके, तो ये हैबिट आप में इनकलकेट करना चाहती हूँ, इसीलिए ये प्लेसेस इन न्यूज़ वाला सेक्शन भी लेकर आई हूँ. सो लेट्स मूव फॉरवर्ड. एंड हमारा पहला इशू है उत्तरकाशी टनल कोलैप्स एंड रेस्क्यू. देखो, जब मैं ये सेशन ले रही हूँ, आज जब मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, ये जो न्यूज़ है ना रेस्क्यू की, ये कल ही आई है. तो जब मैंने पहले ये सेशन बनाया था तो उत्तरकाशी टनल कोलैप्स तक की ही हेडिंग रखी थी. ये जो वर्ड है ना रेस्क्यू, ये ऐड करते हुए मुझे बड़ी खुशी हुई कि भाई चलो फाइनली रेस्क्यू हो गया है 17 डेज़ के लंबे इंतज़ार के बाद. और अगर आप न्यूज़पेपर्स डेली पढ़ रहे हो तो आपको पता होगा ये जो वर्कर्स हैं बहुत ही डाउन ट्रोडन तबके से आते हैं. ठीक है, इनके किसी के कुछ पेरेंट्स खड़े थे, बहुत बूढ़े पेरेंट्स खड़े थे टनल के बाहर, कोई रहने का ठिकाना नहीं, खाने का ठिकाना नहीं, किसी की सिर्फ वाइफ खड़े, किसी का सिर्फ बच्चे खड़े हैं, तो बहुत बुरी हालत. ओके, और ऐसे में
इन लोगों का फंस जाना, जो इकलौते ब्रेड विनर है अपनी फैमिली की, बहुत बड़ी चीज़ थी। ओके, और ऐसे में 17 डेज के बाद इनका सही सलामत बाहर आना, दिस इज इन इटसेल्फ अ मिरेकल। तो देखो इस तरह का कुछ सीन था। ये टनल बनाई जा रही थी। ओके, ये टनल बनाई जा रही थी उत्तरकाशी में। अच्छा, ये जो टनल है ना, दिस इज रिलेटेड टू 4 धाम हाईवे, इसकी बात करूंगी। ओके, तो रिसेंटली क्या हुआ, एक अंडर कंस्ट्रक्शन टनल थी जिसका नाम है सिलक्यारा बाराकोट टनल। ओके, सिलक्यारा बाराकोट टनल जो है ये 4 धाम हाईवे प्रोजेक्ट का एक पार्ट है। ये टनल जो है यमुनोत्री नेशनल हाईवे पे बन रहा है उत्तरकाशी में, और ये कोलैप्स हो गया और इसके अंदर कई सारे वर्कर्स फंस गए। ओके, तो आप ये देख पा रहे हो इमेजेस आप इनकी। नाउ ये जो उत्तरकाशी का जो ये टनल है, सिलक्यारा बाराकोट जो टनल है, ये 4 धाम ऑल वेदर रोड प्रोजेक्ट का पार्ट है। ओके, 4 धाम ऑल वेदर प्रोजेक्ट क्या है पहले ये समझो। देखो भाई, ये जो है आप लोगों को पता होगा कि टोटल हमारे देश में 4 धाम है। ठीक है, ये 4 धाम जो है ना, ये बड़े वाले 4 धाम अलग हैं। ठीक है, कौन कौन से बड़े वाले 4 धाम आप मुझे कमेंट करके बताना। उत्तराखंड के 4 धाम जिन्हें छोटे 4 धाम कहा जाता है उसकी बात हो रही है यहाँ पे। तो ये छोटे 4 धाम कौन कौन से हैं, यमुनोत्री, गंगोत्री, इसके अलावा ये देखो केदारनाथ और बद्रीनाथ। ये 4 जो हैं हमारे उत्तराखंड के 4 धाम हैं, जिनको छोटा 4 धाम भी कहा जाता है। ये 4 धाम को कनेक्ट करने की यहाँ पे बात चल रही थी, इसी के लिए ये 4 धाम प्रोजेक्ट चल रहा था ऑल वेदर्ड रोड्स बनाने के लिए। और इसी में इस हाईवे पे ये देखो, यहाँ पे ये वाला जो एरिया है ना यमुनोत्री से निकलता हुआ, इस जगह पे ये टनल लोकेटेड था और इस टनल में हो गया है ये कोलैप्स। तो ये 4 धाम ऑल वेदर प्रोजेक्ट क्या है, ऑल वेदर्ड रोड प्रोजेक्ट क्या है, ये एक बेसिकली हाईवे एक्सपेंशन प्रोजेक्ट है 889 किलोमीटर्स का, जिसमें ये जो उत्तराखंड के जो रोड्स है ना, इनको कनेक्ट किया जाएगा सो दैट ये ज़्यादा फीजेबल हो, ज़्यादा ईजी हो फॉर द टूरिस्ट हु आर कमिंग टू 4 धाम यात्रा। ओके, तो 4 धाम पिलग्रिमेज को थोड़ा ईजी बनाने के लिए, ऑल वेदर कनेक्टिविटी देने के लिए ये बनाया गया है। ना इसकी क्या ज़रूरत थी, एक बार हम लोग उत्तराखंड गए थे, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ उत्तराखंड गई थी। हमें बस 25 किलोमीटर्स का एक रोड था, उसे क्रॉस करना था, लेकिन उस 25 किलोमीटर्स के रोड को कवर करने में हमें पूरा एक दिन लग गया। पता है क्यों? क्योंकि हर जगह से लैंडस्लाइड्स हो रही थी। मान लो यहाँ से हमें यहाँ तक पहुँचना है, ये रास्ता है, यहाँ पे बीच में लैंडस्लाइड हो गई, यहाँ से घूम के गए यहाँ पे लैंडस्लाइड हो गई, यहाँ से घूम के गए यहाँ पे। बहुत ज़्यादा फ्रेजाइल एरियाज हैं हिमालयाज़ में। ओके, तो इसीलिए बार बार लैंडस्लाइड्स के खतरे रहते हैं, और इसीलिए एक प्रॉपर ये जो ऑल वेदर्ड रोड्स जो हाईवे बनाने की कोशिश कर रहे थे, ये 4 धाम का जो प्रोजेक्ट है, इसको चारों धामों को कनेक्ट करने के लिए था, कनेक्टिविटी के लिए था। और इसको कनेक्ट करने के लिए ये टनल्स बनाई जा रही थी, जिसमें बेसिकली बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, इन चारों जो छोटे 4 धाम है उसको कनेक्ट करने के लिए बनाया जा रहा था। 2016 में ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ था उत्तराखंड में। ओके, और ये जो है अपर हिमालयाज में ये प्रोजेक्ट लोकेटेड है। लेकिन ये जो 7 प्रोजेक्ट रोड्स बन रहे थे, इसी में एक टनल आती है हमारी, जो सिलक्यारा वाली टनल है, जिसमें ये कोलैप्स हुआ। हमें समझना ये होगा कि ये जो टनल है, ज़रा देखो इसमें, यहाँ से ये टनल शुरू हो रही है। ये जो टनल था, यहाँ पे सिलक्यारा था और दूसरी साइड पे जो था हमारा दूसरा लोकेशन था। अब ये जो पूरी जो टनल है ना, इसमें 4.5 किलोमीटर लॉन्ग टनल थी ये, और 4.5 किलोमीटर में काफ़ी लंबी टनल जो है ना, लगभग 2.3 किलोमीटर्स की टनल बन चुकी थी। सिर्फ ये लगभग 230 मीटर्स की दूरी थी लगभग। ओके, 230 या 260 मीटर्स की दूरी थी, यहाँ पे ये कोलैप्स हो गया। ठीक है, तो हम यहाँ से जा रहे थे लोगों तक पहुँचने के लिए, लोग जो थे यहाँ पे फंसे हुए थे। ओके, तो ये पूरा सिस्टम था और इसके लिए हमने बहुत कुछ किया। देखो, एक चीज़ ये अच्छी थी कि यहाँ पे क्योंकि ये बाकी की टनल बन चुकी थी उधर, तो वहाँ पे लाइट्स और वाटर ये सब था अवेलेबल, इसीलिए लोग जो थे 40 लोग ये यहाँ पे सर्वाइव कर पाए 17 दिन तक। दूसरी चीज़ ये कि यहाँ पे हमने अलग अलग टेक्निक्स अपनाई कि भाई कैसे हम यहाँ तक पहुँच सकें। तो अलग अलग माइनिंग मेथड्स हमने, ड्रिलिंग मेथड्स अपनाई। कौन कौन सी मेथड्स थी? पहली थी टनल बोरिंग मशीन और दूसरी थी ड्रिल एंड ब्लास्ट मेथड। जो टनल बोरिंग मशीन है, टनल बोरिंग मशीन नाम से समझ में आ रहा है कि यहाँ पे बोरिंग जैसे की जाती है ना, आपके घरों के बाहर बोरिंग होती होगी, तो बोरिंग मशीन जैसी होती है ना, वैसी ही होती है ये। इसमें क्या होता है, बाहर से, रॉक के बाहर से इसको बेसिकली एक इस तरह की मशीन होती है, यहाँ पे ये रोटेटिंग एंड होता है। ये रोटेटिंग एंड को आप अगर अर्थ के अंदर डालते हो इस तरह से, तो ये यहाँ पे इस तरह से ड्रिल करता जाता है। वैसे ही आप इसको सामने की तरफ भी डाल सकते हो रॉक में। तो बेसिकली यहाँ पे जो टनल है उसमें एक्सकेवेट
कर रहा था ये मशीन जो है एक्सकेवेट कर सकता है और उसके थ्रू यहाँ पे ड्रिलिंग होती है टनल बोरिंग मशीन के थ्रू। और ये जो टनल बोरिंग मशीन है ना, इसकी खासियत ये है कि ये सिर्फ 400 मीटर टॉल, अगर रॉक कवर 400 मीटर टॉल है तो ही ये काम की, अदरवाइज काम की नहीं है। ओके, अगर बड़े मिशंस करने ना, बड़ा एरिया आपको खोदना है, तो उस केस में आपको ड्रिल एंड ब्लास्ट मेथड काम आएगी। ड्रिल एंड ब्लास्ट मेथड नाम से क्लियर है, पहले ड्रिलिंग होगी और फिर वहाँ पे ब्लास्ट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा था कि अगर आपको किसी एरिया को खोदना है, जैसे जो कोलैप्स हो गया उसमें जो डेब्रिस था उसको हटाना है, कोलैप्स जो हुआ है उसको खाली करना है, तो क्या करोगे, सबसे पहले ड्रिलिंग करोगे, होल्स ड्रिल करके वहाँ पे आप कुछ एक्सप्लोजिव रख दोगे सो दैट जब वो ब्लास्ट हो तो आसपास का डेब्रिस है वो ऑटोमेटिकली हट जाए वहाँ से। तो इसको बोलते हैं हमारी ड्रिल एंड ब्लास्ट मेथड। ओके, तो ये दो मेथड्स हैं। अच्छा, ड्रिल एंड ब्लास्ट मेथड की खासियत ये है कि जो बड़ी माउंटेन्स होती है ना, 1000-1200 मीटर्स हाई माउंटेन्स जो हैं उनको कवर करता है, उनको उन एरियाज़ में ड्रिलिंग के लिए काम आती है ड्रिल एंड ब्लास्ट मेथड। तो जैसे हिमालयास हो गए, उत्तराखंड हो गए, जम्मू कश्मीर हो गए, वहाँ पे अगर ड्रिलिंग करनी है तो ये मेथड काम आएगी। ओके, अच्छा, इनमें से ज़्यादा इफ़िशिएंट मेथड ये है लेकिन ज़्यादा एक्सपेंसिव भी ये है। ये कम एक्सपेंसिव है और ये ऐसे एरियाज में काम आती है जहाँ पे बड़ी रॉक्स हैं, टॉल रॉक्स को आपको ड्रिल करना है। ओके, अच्छा, ये सारी ड्रिलिंग हुई, काफ़ी हद तक ड्रिलिंग हो चुकी थी, आखिरी के 15-16 मीटर्स की जो ड्रिलिंग थी बच गई थी, उसमें हमने यूज़ करी रैट होल माइनिंग। ओके, तो रैट होल माइनिंग की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। चलो पहले रैट होल माइनिंग की ही बात कर लेते हैं। देखो, रैट होल माइनिंग जो है एक तरीका है माइनिंग का, ठीक है, जिसमें इस तरह का जैसे चूहे का बिल होता है ना, वैसे रैट होल बनाया जाता है रॉक के अंदर। ठीक है, ये बड़ा नहीं होता ज़्यादा, 3 से 4 फीट की हाइट होती है इसकी, और इतनी छोटी हाइट होती है कि एक समय पे एक ही पर्सन इसके अंदर जा सकता है। तो 3 से 4 फीट की हाइट वाले इस तरह के होल्स बनाए जाते हैं विद इन द रॉक्स। ओके, और ये पहले यूज़ किया जाता था कोल वाले एरियाज में, कोल की माइनिंग करने के लिए यूज़ किया जाता था, और इसके लिए बच्चों को एम्प्लॉय किया जाता था। बेसिकली चाइल्ड लेबर भी हो रहा है और इस तरह का एक्सप्लॉयटेशन बैन किया गया इसको 2014 में। एनजीटी ने, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने इसको बैन किया। क्यों बैन किया? क्योंकि पहला जो कंसर्न था वो सेफ्टी का था। अंदर यहाँ पे कोई सेफ्टी नहीं होती। इनफैक्ट आप लोगों को बताऊँ, मैं 2015-2018 के आसपास कई सारे ऐसे इवेंट्स हुए जहाँ पे ये रैट होल हमने बनाया। ओके, और ये रैट होल कोलैप्स हो गया और अंदर जो भी लोग थे ना फंस गए और उनकी बॉडीज तक रिकवर नहीं हो पाई। ठीक है, तो सेफ्टी बिल्कुल कम है, कोई प्रोटेक्टिव गियर्स नहीं होते, कोई तरीका नहीं होता अगर फंस जाओ तो। ओके, कई सारी बार फ्लैश फ्लड्स भी आई है, और फ्लैश फ्लड्स के कारण भी इस तरह की एक्टिविटीज़ हुई है कि पूरी तरह से ये जो होल है ये कोलैप्स कर जाता है और लोग अंदर ही फंस के मर जाते हैं। तो ये सेफ्टी एक तो इशू था। उसके बाद चाइल्ड लेबर इसमें एम्प्लॉय किया जा रहा था, उनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था। तीसरा, एनवायरमेंटल हजार्ड्स भी थे। क्या क्या एनवायरमेंटल हजार्ड्स थे? देखो, इस तरह की एक्टिविटीज़ जो है, रैट होल माइनिंग जो है, उसके कारण जो एसिडिफिकेशन है, रिवर्स की जो एसिडिटी है ये बढ़ जाती है। ओके, दूसरा, लैंड डिग्रेडेशन होने लगता है, लैंड डिग्रेडेशन होने लगता है। इसके अलावा पॉल्यूशन बढ़ जाता है। ओके, डिफॉरेस्टेशन होने लगता है, क्योंकि आपको अगर इस तरह के रैट होल्स बनाने हैं तो आपको पहले डिफॉरेस्टेशन करना पड़ेगा। तो ये सब जो है ये इसके ड्रॉबैक्स थे जिसके कारण इसे बैन कर दिया गया एनजीटी के द्वारा 2014 में। और रैट होल माइनिंग है क्या एग्जैक्टली मैंने आपको बताया, मेघालय में मेजरली ये होती थी। ओके, और इसके अगेंस्ट कई सारे स्टेट्स खड़े भी हुए कि भाई बैन मत करो, हमारे पास इकलौता सोर्स है माइनिंग का, और इन एरियाज में कुछ एरियाज हैं हमारे देश में जहाँ पे माइनिंग इसके अलावा और कोई तरीके से हो नहीं सकती, ऐसा वो क्लेम करते हैं। तो कई सारे स्टेट्स ने इसको बहुत ज़्यादा इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट भी किया था, लेकिन आज की डेट में ये बैंड है। पर इसने हमारी मदद करी। देखो, बोलते हैं ना कि पूरे दिन में एक बंद घड़ी भी एक बार तो कम से कम सही समय दिखाती है। ठीक है, तो ये जो रैट होल माइनिंग है ये वैसा ही है कि भाई वैसे तो बैंड है, लेकिन इधर उत्तरकाशी के रेस्क्यू में इसने बहुत मदद करी। देन देखो भाई, इसके अलावा नेक्स्ट चीज़ देखो कि हमारी जो हिमालयाज़ हैं, हिमालयाज़ की बात करें तो हिमालयाज़ ऑलरेडी फ्रेजाइल हैं। ओके, क्यों फ्रेजाइल हैं इसकी भी बात करूंगी, लेकिन ये टनल में इतना क्या एक्टिविटी ऐसी हो गई। तो देखो, ये टनल जो है ना ये कहाँ पे लोकेटेड है, मेन सेंट्रल थ्रस्ट ऑफ हिमालयाज़ में लोकेटेड है। ओके, और हिमालयाज़ ऑलरेडी वेरी सेंसिटिव हैं इस तरह के अर्थक्वेक्स और फ्रिक्शनल शीयर के लिए। तो वहाँ पे बार बार अर्थक्वेक्स वगैरह होते रहते हैं, लैंडस्लाइड्स होती रहती हैं। उत्तराखंड का मैंने आपको अभी बताया
बताया। क्यों ऐसा? क्योंकि ये वाला जो पूरा रीजन है ना, ये मेन थ्रस्ट एरिया में लोकेटेड है। ओके, और एक्सपर्ट्स ने ये भी माना, एक्सपर्ट्स ने बेसिकली दो तरह के क्लेम्स किए कि भाई ऐसा क्यों हुआ, ये टनल कोलैप्स क्यों हुआ। पहला ये कहा जा रहा था कि यहाँ पे प्रॉपर जियोलॉजिकल एंड जियो टेक्निकल सर्वेज हुए ही नहीं, सीधे ये टनल बनाने के लिए आ गए थे, तो प्रॉपरली सर्वेज नहीं किए गए, ये इनका कहना था। दूसरी चीज ये कि हो सकता है कि कहीं से सडनली वाटर रिलीज हो गया हो विद इन द रॉक्स और उस वाटर ने रॉक्स को इरोड करके कोलैप्स करवा दिया हो। इसके अलावा एनकाउंटर ऑफ शियर्ड रॉक्स, कई बार क्या होता है ना कि जो रॉक्स हैं एक दूसरे से रब होते होते कोलैप्स कर जाती हैं, तो ये भी हो सकता है। अभी तक क्लियर नहीं है कि ऐसा क्यों हुआ। ओके, लेकिन ये क्लेम्स किए जा रहे हैं। नाउ ये जो हमारा हिमालयाज है, हिमालयाज की बात करें तो हिमालयाज जो है काफ़ी फ्रजाइल हैं। क्यों फ्रजाइल हैं? क्योंकि आज भी ये यंग फोल्ड माउंटेन्स हैं। आप लोगों ने ज्योग्राफी में फोल्ड माउंटेन्स के बारे में पढ़ा होगा, लेकिन ये जो है ना हिमालयाज, ये यंग फोल्ड माउंटेन्स है। यंग फोल्ड माउंटेन्स यानी कि अभी भी आप देखोगे इनकी हाइट बढ़ रही है, अभी भी इसमें सिस्मिक एक्टिविटी है। ओके, तो ज्योग्राफिकली स्पीकिंग, जियोलॉजिकली स्पीकिंग, हिमालयाज आर स्टिल यंग। आज भी इनमें सिस्मिक एक्टिविटी बहुत फ्रीक्वेंट है। ओके, और ये जो हिमालयाज कैसे बनी थी आप लोगों ने पढ़ा होगा, कोलिजन से बनी थी टेक्टोनिक प्लेट्स के। एक इंडियन टेक्टोनिक प्लेट्स और एक यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट जो थे ये कोलाइड हुए थे और उसके बाद हिमालयाज बने थे। ठीक है, तो हमारे आप लोगों को पता होगा, आप लोगों ने पढ़ा होगा, शुरुआत में जब एक अलग पेंजिया और पेंथलासा था, उसमें से इंडियन प्लेट जो थी वो अलग हुई और इंडियन प्लेट ऊपर की तरफ चलना लगी। अच्छा, आप लोगों को पता होगा कि जो पेंजिया था वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया था, एक लॉरेशिया था, एक गोंडवाना था। गोंडवाना में था हमारा इंडिया, ये पहले ऐसा था, ऊपर लॉरेशिया था। ठीक है, तो ये जो गोंडवाना प्लेट जो थी उसमें से इंडियन प्लेट अलग हुई और ऊपर की तरफ चलने लगी थी। ओके, तो ये इंडियन प्लेट ऊपर की तरफ चलते हुए यूरेशियन प्लेट से टकराई, तब जाके हिमालयाज फॉर्म हुए थे। और ये जो टकराव है, ये जो कोलिजन है, ये आज तक भी चल रहा है। इसीलिए जो हिमालयाज हैं दे आर यंग फोल्ड माउंटेन्स। ओके, और इसलिए यहाँ पे सिस्मिक एक्टिविटी आज भी बहुत फ्रीक्वेंट है और इस तरह के जो फ्रिक्शन हैं, इस तरह के जो कोलिजन हैं, ये सब होते रहते हैं हिमालयाज। इसीलिए दैट इज़ अ वेरी फ्रेजाइल इकोसिस्टम। ओके, वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस। बट यहाँ पे कई सारे इंपॉर्टेंट एक्सपर्ट्स का कहना है कि भाई टनल बनाने में कोई बुराई नहीं है, टनल अगर ढंग से बनाई जाए, सारी चीज़ें, सारे सर्वेस करके बनाई जाए, तो टनल एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन का कारण नहीं बनती। हाँ, अगर उसमें आपने कहीं छेड़छाड़ करी, आपने उसके सर्वेस नहीं करे, आपने बिना एनवायरमेंट पे उसका इम्पैक्ट जज किए बना दी टनल, तो वहाँ पे इश्यूज हो सकते हैं। तो यहाँ पे देखो वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है इस तरह के इवेंट्स को कम करने के लिए, आगे ऐसे ना हो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। पहला तो एक जियो टेक्निकल स्टडीज़ हमको प्रॉपरली करनी चाहिए। दूसरी चीज़ मॉनिटरिंग बाय द स्पेशलिस्ट जियोलॉजिस्ट। तीसरी चीज़ कि हमको जो टनल है उसमें प्रॉपर सपोर्ट प्रोवाइड करना चाहिए। ठीक है, उसको पहले एडिक्वेसी के लिए टेस्ट कर लेना चाहिए। और उसके अलावा हमें अगर ऐसा कुछ इवेंट होता है जैसा अभी हुआ, तो ऐसे केस में सेफ इवैक्यूएशन के अरेंजमेंट्स करके रखने चाहिए। हमें एनडीआरएफ और जो भी ऐसे पर्सनल्स हैं, जो भी सेफ्टी इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़ सकती है, वो वहाँ पे प्रेजेंट रखना चाहिए, सो दैट अगर कभी अनफॉर्चुनेटली इस तरह के इवेंट्स होते हैं तो हम उससे बच सकें। ओके, आई होप ये सारी चीज़ें क्लियर है। एक और चीज़ मुझे आप बताइएगा, हम क्योंकि टनल की बात कर रहे हैं, तो अभी टनल में एक और टनल बहुत न्यूज़ में रही। हिंट देती हूँ, आप मुझे कमेंट में बताना कौन सी टनल थी। ठीक है, ये टनल इंडिया में है। ओके, हमारे इंडिया की जो नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट है ना, उसमें है। और ये जो टनल है बेसिकली, अगर मैं आपको बात करूँ, लेह मनाली के रास्ते पे है। ओके, ये टनल जो है वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट टनल, लॉन्गेस्ट टनल है, 10,000 फीट के ऊपर। 10,000 फीट पर हमारी पूरी दुनिया की लॉन्गेस्ट टनल है। कौन सी टनल है, नाम बताओ मुझे इसका कमेंट सेक्शन में। ओके, ज़रा मैं चेक कर रही हूँ कि आप लोग कितना पढ़ रहे हो, द हिंदू कितना, आप न्यूज़ कितनी रेफर कर रहे हो। ओके, चलो मूविंग फॉरवर्ड। यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क। ये जो यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क है, इसमें 2 सिटीज़ को शामिल किया गया है इंडिया से। पहली है ग्वालियर और दूसरा है कोझिकोड। तो ये देखो, ये वाला जो सिटी है ये है ग्वालियर और दूसरी है कोझिकोड। ग्वालियर कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। ओके, और कोझिकोड जो है ये कहाँ पे है? ये केरला में है। नाउ आप नाम से समझ रहे होगे, यूनेस्को कल्चरल सिटीज़ नेटवर्क मतलब क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क। बेसिकली क्रिएटिव आइडियाज़ के लिए, क्रिएटिव कल्चर के लिए किसी भी सिटी को इसमें शामिल किया जाता है, नाम से समझ में आ रहा है। लेकिन
कोझिकोड को और ग्वालियर को क्यों शामिल किया गया? ग्वालियर जो है उसको म्यूजिक के लिए शामिल किया गया। आप लोगों ने सुना होगा हमारे जो बड़े बड़े रिनोन्ड म्यूजिशियंस हैं, जैसे तानसेन जी, बैजू बावरा जी, यहाँ पे से हैं, ग्वालियर से हैं। ओके, ग्वालियर में अलग से ग्वालियर घराना है म्यूजिक के लिए, तो ग्वालियर म्यूजिक के लिए फेमस है, म्यूजिक वहाँ के कल्चर में है, इसीलिए ग्वालियर को इंक्लूड किया गया। और केरला के कोझिकोड को क्यों शामिल किया गया? क्योंकि ये लिटरेचर के लिए बड़ा फेमस है। ठीक है, जो केरला का लिटरेचर फेस्टिवल होता है ना, एनुअल लिटरेचर फेस्टिवल, ये कोझिकोड में ही होता है। ओके, तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बात कर लेते हैं। देखो, वैसे ये जो यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क है, ये यूनेस्को ने इस्टेब्लिश किया था 2004 में। ओके, अच्छा, ये वैसे यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क में 7 कैटेगरीज होती हैं, ज़रा ध्यान से सुनना। डिज़ाइन की, फिल्म, गैस्ट्रोनॉमी, लिटरेचर, मीडिया आर्ट्स, म्यूजिक एंड क्राफ्ट एंड फोक आर्ट। ओके, अच्छा, इंडिया में अभी ऑलरेडी कुछ सिटीज़ इसमें शामिल हैं, बताऊंगी कौन कौन सी। तो ये तो आपको समझ में आया। ओके, मेंबर सिटीज़ कितनी हैं? 300 से ज़्यादा सिटीज़ हैं, अलग अलग देशों से अलग अलग सिटीज़ शामिल हैं इसके अंदर। ऑब्जेक्टिव यही है कि हम इनोवेशन को, कल्चरल डाइवर्सिटी को और सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट को फोकस कर सकें, उन्हें इनकरेज कर सकें। ठीक है, इसके अलावा देखो एक्टिविटीज़ क्या होती हैं इसमें? कोलैबोरेशन होता है अलग अलग सिटीज़ के बीच में, कल्चरल एक्सचेंजेस होते हैं, कल्चरल इनिशिएटिव्स, कल्चरल एक्टिविटीज़ होती हैं। सिलेक्शन प्रोसेस कुछ नहीं, सिंपल है। सिटीज़ जो हैं वो अप्लाई कर सकती हैं, अगर वो क्राइटेरियाज को फॉलो करती हैं, फुलफिल करती हैं, तो यूनेस्को उनको शामिल कर सकता है इस नेटवर्क में। इम्पैक्ट यही है कि सिटी की जो कल्चरल आइडेंटिटी है वो और इन्हांस होती है, लोग सिटी को जानते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं इंदौर की बात करूं तो इंदौर को आप जानते हो कि ये क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया है। ठीक है, बनारस को बोलूं तो आप गंगा जी के नाम से जानोगे। ओके, तो अलग अलग जो हैं, जैसे ग्वालियर की बात करी तो म्यूजिक के नाम से, कोझिकोड की बात करूंगी तो आप जानोगे उसको लिटरेचर के नाम से। तो ये जो है ये कल्चरल आइडेंटिटी होती है किसी भी सिटी की, और ये एनहांस होगी, इकोनॉमी एनहांस होगी, और इंटरनेशनल लेवल पर इन सिटीज़ की विजिबिलिटी भी यहाँ पे एनहांस होती है। ओके, तो ये बहुत क्लियर होना चाहिए कि यूनेस्को जो क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क है कब से आया है? 2004 से आया है। दूसरी चीज़, कितनी सिटीज़ इंडिया से हैं? कितनी सिटीज़ हैं आज की डेट में इंडिया से? 8 सिटीज़ हो गई अब। कोझिकोड और ग्वालियर को मिला के अब 8 सिटीज़ इस नेटवर्क के अंदर आती हैं। ओवरऑल वर्ल्ड के लेवल पे देखा जाए तो 300 से ज़्यादा सिटीज़ हैं। ओके, अच्छा, 7 फील्ड्स में दिया जाता है ये नेटवर्क के अंदर मेंबरशिप। नाउ देखो, जो 6 सिटीज़ ऑलरेडी हैं कौन कौन सी हैं? पहली है श्रीनगर, जिसको क्राफ्ट एंड फोक आर्ट के लिए शामिल किया गया। ओके, इसके अलावा हैदराबाद है, गेस्ट्रोनॉमी। अच्छा, गेस्ट्रोनॉमी क्या होता है पता है क्या आपको? फूड से रिलेटेड। ठीक है, फूड, क्यूजीन्स इन सबसे रिलेटेड है, तो हैदराबाद को इसके लिए शामिल किया गया है। मुंबई को फिल्म्स के लिए शामिल किया गया है। चेन्नई को क्रिएटिव सिटी ऑफ म्यूजिक के तौर पे शामिल किया गया है। जयपुर को क्राफ्ट एंड फोक आर्ट्स के फॉर्म में, और वाराणसी को म्यूजिक के लिए शामिल किया गया है। तो ये 6 सिटीज़ नाम याद रखना, श्रीनगर, हैदराबाद, मुंबई, चेन्नई, जयपुर और वाराणसी। ओके, तो कुल मिला के इन 6 और हमारा ग्वालियर और कोझिकोड को मिलाकर 8 सिटीज़ हो जाती हैं अंडर दिस क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क। इसके अलावा अग्नि इनिशिएटिव, नाम पढ़ो, नाम से क्लियर हो जाएगा, इट इज़ रिलेटेड टू आयुर्वेदा। तो आयुर्वेदा ज्ञान पुण्य इनिशिएटिव, अग्नि इनिशिएटिव। सिंपल है, आसान सी भाषा में बताती हूँ। अग्नि इनिशिएटिव लाया गया आयुर्वेदा के लिए रिसर्च को प्रमोट करने के लिए। ओके, तो जो सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंस, CCRAS, तो सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेज ने लॉन्च किया है ये अग्नि इनिशिएटिव। इस अग्नि इनिशिएटिव का काम ये है कि एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर सकें आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर्स को कि भाई वो रिसर्च करना चाहें अगर आयुर्वेदा में तो कर सकें। तो बेसिकली अग्नि इनिशिएटिव जो है ये आयुर्वेदा प्रैक्टिशनर्स को एम करता है कि ये आयुर्वेदा प्रैक्टिशनर्स को एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिसेस पे फोकस करवा सकें। तो बेसिकली अग्नि इनिशिएटिव क्या करेगा, इन प्रैक्टिशनर्स को रिपोर्ट करवाएगा, इनोवेटिव प्रैक्टिसेस सिखाएगा, अलग अलग डिसीज कंडीशंस में काम करवाने की कोशिश करवाएगा, मतलब अलग अलग डिसीजेस को कैसे टैकल करना है इसके लिए रिसर्च करने में हेल्प करेगा, एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस को प्रमोट करेगा। ठीक है, तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल गया। तो ये इनिशिएटिव जो है, जो भी इंटरेस्टेड प्रैक्टिशनर्स हैं उनको ढूंढ कर कोलैबोरेशन कराएगा और इनसे एक डाटाबेस क्रिएट होगा, इनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाएगी रिसर्च में, सो दैट हमारे देश में आयुर्वेदा से रिलेटेड डाटा भी बन जाए, आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर्स को और ज़्यादा
मौके मिले रिसर्च की, उनकी जो सोच है, उनकी जो प्रैक्टिस है और ज़्यादा इन्हेंस हो सके। ओके अच्छा, ये इनिशिएटिव जो है, ये काउंसिल जो है, सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेज, इस ने बेसिकली इसके साथ अलाइन करके और भी हमने इनिशिएटिव्स निकाले हमारी गवर्नमेंट ने, जैसे कि स्पार्क है, पीजी स्टार है, स्मार्ट है। ये सब एम यही है कि आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर्स में साइंटिफिक रिसर्च को बढ़ावा देना। अग्नि इनिशिएटिव का एम यही है कि आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर्स को साइंटिफिक रिसर्च में बढ़ावा देना, उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म देना जिसपे वो साइंटिफिक रिसर्च कर पाएँ, अपने डाटाबेस को क्रिएट कर पाएँ। ओके तो देखो, ये अग्नि इनिशिएटिव के अलावा और भी कुछ इनिशिएटिव्स हैं, जैसे कि स्पार्क, फुल फॉर्म क्या है, स्टूडेंटशिप प्रोग्राम फॉर आयुर्वेदिक रिसर्च केन। बेसिकली एम यही है कि जो भी यूजी स्टूडेंट है ना, अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं, उनको एनरोल करवाया जाए आयुर्वेदा कॉलेजेस में, और इन आयुर्वेदा कॉलेजेस में रिसर्च आइडियाज़ को प्रमोट किया जाए। ओके इसके अलावा पीजी स्टार, बेसिकली ये जो है ये पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज में है कि पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज में क्वालिटी रिसर्च को प्रमोट किया जाए। इसके अलावा स्मार्ट है, स्कोप फॉर मेन स्ट्रीमिंग आयुर्वेदिक रिसर्च इन टीचिंग प्रोफेशनल्स। तो जो भी आयुर्वेदा कॉलेजेस और हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पे जो टीचर्स हैं जो आयुर्वेदा पढ़ाते हैं, उनमें साइंटिफिक रिसर्च को बढ़ावा दिया जाए। तो अग्नि इनिशिएटिव, स्पार्क, पीजी स्टार, इसके अलावा ये स्मार्ट, ये सब जो हैं इनिशिएटिव्स, ये आयुर्वेदा में रिसर्च से लेकर जुड़े हैं। ठीक है, आयुर्वेदा में रिसर्च को प्रमोट करने से लेकर जुड़े हैं। ऑलराइट, मूविंग फॉरवर्ड, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, वाई इज इट इन न्यूज़? क्योंकि इसको 25 ईयर्स हो चुके हैं ऑपरेशनलाइज होते हुए। ठीक है, तो देखो ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन क्या है। सबसे पहले तो ये समझो, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है एक हैबिटेबल एरिया है स्पेस में। ठीक है, अच्छा जब मैं बात करती हूँ स्पेस की, तो स्पेस शुरू होता है 100 किलोमीटर अबव से। ओके हमारे अर्थ से 100 किलोमीटर अबव आप मान लो, वहाँ से स्पेस शुरू होता है। स्पेस में एक ऐसी कांस्टेंट, एक सैटेलाइट बोल सकते हो या एक स्पेसक्राफ्ट बोल सकते हो, जो बना ही हुआ है, जहाँ पे साइंटिस्ट जाते हैं, स्पेस एरोनॉटिक वाले जो लोग हैं, एस्ट्रोनॉट्स हैं, वो जाते हैं, माइक्रो ग्रेविटी की कंडीशंस में एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं और बढ़िया तरह से रिसर्च करते हैं। तो ये एक ऐसा कांस्टेंट सा एक हैबिटेट है स्पेस में, जो अलग अलग कंट्रीज ने मिलकर बनाया है। तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन एक स्पेस स्टेशन है। ओके एक स्पेस स्टेशन है, हैबिटेबल आर्टिफिशियल सैटेलाइट है लोअर अर्थ ऑर्बिट में। ठीक है, लोअर अर्थ ऑर्बिट में, याद रखना ये। तो ये लोअर अर्थ ऑर्बिट में है, पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये एक हैबिटेबल सैटेलाइट है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट है। और तीसरी चीज़ आप इसको एक स्पेस स्टेशन कह सकते हो। ये जो है, इसका जो पहला कंपोनेंट था, ये लॉन्च किया गया था 1998 में, और आज तक का लार्जेस्ट ह्यूमन मेड बॉडी है ये लो अर्थ ऑर्बिट में। अभी तक सबसे बड़ा अगर कोई ह्यूमन मेड ऑब्जेक्ट गया है लोअर अर्थ ऑर्बिट में, तो यही है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। अच्छा एक चीज़ याद रखना, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है ना, वो पहला स्पेस स्टेशन नहीं है, आज तक का दुनिया का पहला स्पेस स्टेशन नहीं है। ठीक है, हाँ अभी तक का सबसे ज़्यादा कांस्टेंट बना हुआ 25 साल हो चुके हैं, लगभग 30 साल तक ऑपरेशनलाइज होने का इसका एम था, 5 साल शायद और अभी काम करेगा। तो देखो इसका एम ये था, सबसे बड़ा है अभी जो ह्यूमन मेड ऑब्जेक्ट है लोअर अर्थ ऑर्बिट में। लेकिन इससे पहले और भी कुछ स्पेस स्टेशन गए, जैसे कि रशिया का जो स्पेस स्टेशन है मीर, इसके अलावा यूएसए ने भी इसके स्पेस स्टेशन भेजे हैं। ठीक है, तो अलग अलग स्पेस स्टेशन आज तक गए हैं इसमें, ये कोई पहला नहीं है। दूसरी चीज़, ये 1998 में भेजा गया, और अर्थ को ये कब तक में कवर करता है, कितने टाइम में, 92 मिनट्स में ये अर्थ का एक चक्कर लगा लेता है। ओके और अपना ये बेसिकली एक दिन में लगभग 15.5 चक्कर लगाता है अर्थ के। तो 15.5 टाइम्स ये ऑर्बिट घूमता है एक दिन में, और एक ऑर्बिट का चक्कर लगाने में 92 मिनट्स इसको लगते हैं। ओके अच्छा, जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है ना, ये माइक्रो ग्रेविटी की कंडीशंस पैदा करता है, ऐसी कंडीशंस पैदा करता है जहाँ पे स्पेस एनवायरनमेंट रिसर्च लेबोरेटरी टाइप की कंडीशंस पैदा करता है अलग अलग रिसर्चेस परफॉर्म करने के लिए। भाई हमको समझना है कि स्पेस में ये पर्टिकुलर चीज़ कैसे काम करेगी, माइक्रो ग्रेविटी में कैसे काम करेगी, तो हमारे लिए ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन एक लैब की तरह भी काम करता है, जहाँ पे जो क्रू मेंबर्स हैं अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करते हैं, बायोलॉजी, फिजिक्स, एस्ट्रोनॉमी, मीटियोलॉजी, इन सबसे रिलेटेड। ओके और इसमें 5 अलग अलग एजेंसीज
लगी हुई हैं, 5 अलग अलग स्पेस एजेंसीज लगी हुई हैं और 15 कंट्रीज यहाँ पे लगी हुई हैं। ये लगभग $100 बिलियन का प्रोजेक्ट है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का। 5 अलग अलग स्पेस एजेंसीज, 15 अलग अलग कंट्रीज का कोलैबोरेशन है, $100 बिलियन का ये प्रोजेक्ट है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का। और अगर मैं बोलती हूँ $100 बिलियन, आपको लग रहा होगा बहुत बड़ा है, लेकिन जो वर्ल्ड इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन दे रहा है ना, दैट इज वे मच मोर देन दिस $100 मिलियन। ओके, तो देखो भाई कौन कौन सी कंट्रीज, कौन कौन सी स्पेस एजेंसीज लगी हुई हैं। पहला है नासा यूनाइटेड स्टेट्स की, दूसरी है रोस्कोसमोस रशिया की, तीसरी है जाक्सा जापान की, इसके अलावा यूरोपियन स्पेस एजेंसी है यूरोप की, कनाडा की भी स्पेस एजेंसी यहाँ पे लगी हुई है। तो ये 5 नाम याद रखना, नासा, रोस्कोसमोस, जाक्सा एंड ESA, CSA, ठीक है, यूरोप एंड कनाडा। ओके, तो ये 5 स्पेस एजेंसीज के बीच का जॉइंट कोलैबोरेशन है। ओनरशिप की बात करें तो यहाँ पे इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटीज और एग्रीमेंट्स बने हुए हैं इसकी ओनरशिप वगैरह, यूज वगैरह को लेकर। और यहाँ पे कंटिन्यूसली प्रेजेंस जो है ISS की, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की, ये लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस ह्यूमन प्रेजेंस है लो अर्थ ऑर्बिट में। आज तक इतनी लंबी ह्यूमन प्रेजेंस लो अर्थ ऑर्बिट में किसी की नहीं रही जितनी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में रही है। कोई ना कोई हमेशा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में बना रहा है लास्ट 25 सालों से। ओके, तो ये सबसे बड़ी प्रेजेंस है ह्यूमन की लो अर्थ ऑर्बिट में। इसके अलावा ये 2030 तक ऑपरेट होने वाला है और नासा प्लान कर रहा है इसको 2031 में डीकमीशन करने का। लेकिन ट्विस्ट की बात बताऊं, देखो यहाँ पे रशिया जो है, आप लोगों को पता होगा कि अभी भी रशिया यूक्रेन वॉर चल ही रहा है। रशिया के ऊपर बाकी सारी कंट्रीज हाथ धोकर पड़ी हुई हैं। रशिया ने बोला भाई आप हमको ज़्यादा बोलोगे ना तो हम इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से पीछे हट जाएंगे, हम अपना सारा कोलैबोरेशन, सारा कोऑपरेशन वापस ले लेंगे, फिर कुछ नहीं कर पाओगे। तो रशिया बार बार धमकी देता है कि हम अपना अलग से स्पेस स्टेशन बनाएंगे, हम आपका इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से विड्रॉ कर रहे हैं। सेम चाइना भी बोलता रहता है कि हम भी अपना जल्दी से जल्दी स्पेस स्टेशन उतारने वाले लो अर्थ ऑर्बिट में, देखते रह जाओगे आप लोग, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो है ये न्यूज़ में हैं। ऑल राइट, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, न्यूज़ में जो प्लेसेस हैं उनको देख लेते हैं। लेकिन बिफोर दैट आई टेक सम ऑफ योर डाउट्स। ओके, आपके कुछ डाउट्स मैं ले लेती हूँ एंड उसके बाद आगे बढ़ेंगे। देखो पहला डाउट मेरे पास आया, विच न्यूज़पेपर टू रीड। पहला चीज़ जो न्यूज़पेपर कौन सा पढ़ना है, तो देखो 2 तरह के न्यूज़पेपर हैं, आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हो। एक जो अच्छा न्यूज़पेपर मार्केट में आता है दैट इज़ द इंडियन एक्सप्रेस। ओके, इसके अलावा द हिंदू, ये 2 बेस्ट न्यूज़पेपर्स हैं इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए। इनफैक्ट आई वुड से कि अगर आप हिंदी मीडियम से भी हैं तो कम से कम इन न्यूज़पेपर्स के एडिटोरियल्स को पढ़ने की कोशिश कीजिए। ओके, या फिर उनके ट्रांसलेशंस को पढ़िए, बिकॉज दे आर वेरी रिच इन क्वालिटी। ओके, तो या तो आप इंडियन एक्सप्रेस पढ़िए या फिर द हिंदू पढ़िए। अगर आप हिंदी मीडियम से तो आप जनसत्ता भी पढ़ सकते हैं। ओके, दूसरा जो क्वेश्चन मुझे पूछा गया दैट इज़ हाउ टू रीड न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर कैसे पढ़ें, कुछ अच्छा स्टूडेंट्स के डाउट्स आ रहे थे कि मैम पढ़ने में, न्यूज़पेपर पढ़ने में 4-4, 5-5 घंटे लग जाते हैं। देखो अगर आपने अभी स्टार्ट किया ना तो हो सकता है इतना टाइम लग रहा हो। जब मैंने पहली बार द हिंदू पढ़ा था मुझे 6 घंटे लग गए थे, ठीक है, पूरा दिन बस द हिंदू ही पढ़ रही थी क्योंकि समझ ही नहीं आ रहा था क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। ओके, और पढ़ने के बाद भी कुछ ज़्यादा समझ नहीं आया। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि मुझे सिलेबस का कोई नॉलेज नहीं था, मुझे जो करंट अफेयर्स चल रहे थे उनके बारे में ज़्यादा पता नहीं था। देखो क्या तरीका हो सकता है द हिंदू या कोई भी न्यूज़पेपर को ढंग से पढ़ने का। पहली चीज़, आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं अगर, तो यूपीएससी का सिलेबस अपने सामने रखिए और जब भी पढ़ने बैठें उस सिलेबस को 5 मिनट पढ़िए पहले, ठीक है। आपको समझ में आए कि कौन सी पार्ट्स, कौन से टॉपिक्स आपके सिलेबस का हिस्सा हैं। उन सिलेबस के टॉपिक्स के हिसाब से अब आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है, ठीक है। कैसे शुरू करो? पेज 1 से शुरू करो और उसके बाद सीधे लास्ट पेज पे चले जाओ। पेज 1 के बाद सीधे लास्ट पेज पे चले जाओ। वहाँ पे अगर आपको, जैसे आजकल साइंस से रिलेटेड पेज आ रहा है द हिंदू में, उसमें अगर आपको लगता है कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक मेरे सिलेबस से अलाइंड है, तो आप उसको पढ़ो। बहुत ज़्यादा रिसर्च बेस्ड टॉपिक है तो उसको छोड़ सकते हो। इसके बाद पीछे से शुरू करो। स्पोर्ट्स की सिर्फ हेडिंग्स आप देख सकते हो, बाकी स्पोर्ट्स को इग्नोर कर सकते हो। वैसे अभी मैं बोल रही हूँ स्पोर्ट्स को इग्नोर कर सकते हो, कभी यूपीएससी में स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आया एक्सेप्ट 1 ईयर। ओके, 1 साल में 2 क्वेश्चन आए थे यूपीएससी में स्पोर्ट्स से रिलेटेड, इसीलिए हेडिंग्स एक बार देख लेना। इसके बाद पीछे से शुरू करो, जैसे वर्ल्ड वाला जो पार्ट है, वर्ल्ड वाला जो पेज होता है, इसके अलावा इकोनॉमी वाला जो पेज होता है, यहाँ से आप पीछे से शुरू करो और एडिटोरियल तक आओ। उसमें आजकल एक नया पेज जुड़ गया है द हिंदू में, टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट। टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट
पेज को बहुत थॉरोली पढ़ा करो, बहुत अच्छे और बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स उसमें आते हैं, बहुत रिलेवेंट होते हैं आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से। ओके, फिर एडिटोरियल पे आओ, एडिटोरियल को थॉरोली पढ़ो और उसके बाद आगे की तरफ जाओगे तो शायद एक ही पेज इंपॉर्टेंट होता है, बाकी ज़्यादा पेजेस इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें भी आप टॉपिक देख लिया करो, आप आर्टिकल देख लिया करो कि आपके सिलेबस से रिलेटेड है कि नहीं, और अगर नहीं तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे हम द हिंदू जो है उसके इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आपको बता देते हैं। चलिए लेट्स मूव फॉरवर्ड, और हमारा जो आज का ये पहला प्लेस इन न्यूज़ है दैट इज माउंट सेंट हेलेंस। क्यों न्यूज़ में था? क्योंकि more than 400 earthquakes recorded since mid जुलाई, जुलाई के बाद से आज तक में, नवंबर तक में लगभग 400 से ज़्यादा अर्थक्वेक्स आए हैं माउंट सेंट हेलेंस में। ओके, तो ये देख रहे हो माउंट सेंट हेलेंस की पिक्चर है, ज़रा इसको मैप पे देखें तो आप देखोगे कि ये माउंट सेंट हेलेंस जो है ना, ये यूएस में, यहाँ ये देख रहे हो, ये यूएसए है, ये यूएसए में यहाँ पे है सेंट हेलेंस। ओके, रॉकीज माउंटेन्स पे आता है। ओके, सेंट हेलेंस। ओके, अच्छा ये जो पूरी दिख रही है ना, ये लाइन जो दिख रही है पिंक कलर की, ये क्या है? ये पैसिफिक रिंग ऑफ फायर है। ओके, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। अच्छा, पहले आपने माउंट सेंट हेलेंस देख ली, यहाँ पे लोकेटेड है। कहाँ है ये एरिया? ये रॉकीज माउंटेन्स पे है, और माउंट सेंट हेलेन यूएसए में है, लेकिन लोकेटेड है पैसिफिक रिंग ऑफ फायर पे। नाउ व्हाट इज दिस पैसिफिक रिंग ऑफ फायर? ये रिंग दिख रहे हो, ये रिंग यहाँ से, ये न्यूजीलैंड से शुरू हो रही है, तो यहाँ से कवर होते होते चिली तक जा रही है। ओके, और ये सब क्या है? ये प्लेट टेक्टोनिक्स के कारण हो रहा है। क्यों हो रहा है? बेसिकली देखो, रिंग ऑफ फायर जो है ये पैसिफिक रीजन में है, 450 वॉल्केनोज इस रास्ते में पड़ते हैं, और बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे 400 वॉल्केनो, 400 अर्थक्वेक आ रहे हैं 4-5 महीने की ड्यूरेशन में। जस्ट इमेजिन ओके कि कितने ज़्यादा फ्रेजाइल एरियाज हैं। तो 450 वॉल्केनोज पड़ते हैं इस पूरे रास्ते में, और यहाँ पे वर्ल्ड के 3 सबसे एक्टिव वॉल्केनोज कौन कौन से? माउंट सेंट हेलेंस यूएस में, माउंट फूजी जापान में, और माउंट पिनातुबो फिलीपींस में। ये तीनों यहाँ पे पड़ते हैं। ज़रा देखें, देखो यहाँ पे आएगा जापान। ओके, यहाँ आएगा जापान, यहाँ पे आएगा माउंट फूजी। इसके अलावा फिलीपींस कहाँ है? यहाँ पे आएगा फिलीपींस। तो यहाँ पे जो फिलीपींस है यहाँ पे आएगा माउंट पिनातोबो, और यहाँ पे है सेंट हेलेंस। ओके, तो 3 जो सबसे एक्टिव वॉल्केनोज हैं उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। अच्छा, जब मैं एक्टिव वॉल्केनोज की बात करती हूँ, एक और क्वेश्चन है आपका, ये तीसरा क्वेश्चन है इस सीरीज का। पहला क्वेश्चन था कि हमारे इंडिया के 4 धाम बताओ, छोटा 4 धाम नहीं, 4 धाम। दूसरा क्वेश्चन था एक टनल के बारे में, मैंने आपसे पूछा था, ठीक है। और तीसरा क्वेश्चन है ये कि इंडिया का इकलौता एक्टिव वॉल्केनो कौन सा है, ये बताना है आपको, ठीक है। इंडिया का इकलौता एक्टिव वॉल्केनो। अच्छा, जिसने सारे क्वेश्चंस के जवाब दिए ना, उसके लिए नेक्स्ट सेशन में कुछ सरप्राइज रहेगा मेरे एंड से। ओके, अच्छा, इसके अलावा सरकम पैसिफिक बेल्ट भी कहते हैं इस पैसिफिक रिंग ऑफ फायर को, और यहाँ पे 90% वर्ल्ड के जितने भी अर्थक्वेक हैं ना, उनमें से 90% अर्थक्वेक यहाँ पे आते हैं। 80% जो लार्जेस्ट अर्थक्वेक्स होते हैं वो यहाँ पे आते हैं। ओके, चलिए, ये देख रहे हो रिंग ऑफ फायर, ये है रिंग ऑफ फायर। यहाँ पे ये देख रहे हो, ये टोंगा ट्रेंच, इसके अलावा बड़े बड़े ट्रेंचेस हैं। अच्छा, एक चीज़ नोटिस करना, ये जो रिंग ऑफ फायर है, ये एक साइड पे ओशन है, दूसरी साइड पे कॉन्टिनेंट है। ओशन की साइड पे एक ट्रेंच आता है, उसके बाद एक वॉल्केनो आता है, फिर उसके बाद लैंड एरिया आता है जहाँ पे माउंटेन्स हो सकते हैं, अर्थक्वेक्स होते हैं। कहने का मतलब है, ये देखो ज़रा, ज्योग्राफी में चलते हैं, प्लेट टेक्टोनिक्स में। ये है ओशनिक क्रस्ट। ओके, ये है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। जब ओशनिक प्लेट और कॉन्टिनेंटल प्लेट का कोलिजन होता है, तो यहाँ पे जब ये कोलाइड होती है तो क्या होता है? सबसे पहले ये ओशनिक जो क्रस्ट है, क्योंकि ये ज़्यादा डेंस होती है, ये सबसाइड कर जाती है, नीचे की तरफ झुक जाती है। ये सबसाइड करती है, सबडक्शन होता है ओशनिक प्लेट का। सबडक्शन होने के कारण यहाँ पे ये जो ओशनिक प्लेट नीचे जा रही है ना, नीचे जाते जाते इसका टेम्परेचर राइज होने लगता है, यहाँ पे एनर्जी एक्यूमुलेट होने लगती है। ये जो प्लेट है यहाँ पे ओके मेल्ट होने लगती है। तो क्या होता है, पहले तो ये जो यहाँ पे देखो ज़रा, ये ओशनिक प्लेट है और ये कॉन्टिनेंटल प्लेट है, ये आपस में टकराने वाले हैं। दिख रहा है ना यहाँ पे क्लियरली? हाँ जी, तो ये टकराने वाले हैं, यहाँ बनाती हूँ, देखो ये टकराने वाले हैं। अब क्या हुआ, ये ओशनिक प्लेट और कॉन्टिनेंटल प्लेट आपस में टकराए, इसके कारण जो ओशनिक प्लेट थी ये नीचे चली गई, झुक गई, सबडक्ट हो गई। सबडक्ट होने के कारण यहाँ पे इस तरह की बात बनी, देखो कुछ। ओके, तो ये जो दिख रहा है बीच में, ये क्या बना, एक
ट्रेंच बना, एक खाई बनी, ट्रेंच बना सबसे पहले यहाँ पे। उसके बाद क्या हुई, क्योंकि यहाँ पे सबडक्शन हुआ था, यहाँ पे जो रॉक थी मेल्ट होने लगी, मैग्मा बनने लगा। ये मैग्मा इतना चार्ज हो गया कि ये बाहर इरप्ट करना चाहता है, तो यहाँ पे वोल्केनो बनने लगा। और उसके बाद यहाँ पे फोल्ड माउंटेन्स भी आपको देखने को मिलती है। तो इस तरह से होता है ओशनिक और कॉन्टिनेंटल प्लेट का कन्वर्जेंस, कि पहले यहाँ पे ट्रेंच बनता है, उसके बाद यहाँ देखोगे तो यहाँ वोल्केनोज बनते हैं और यहाँ ऊपर माउंटेन्स आपको देखने को मिलती हैं। ओके, ये चीज़ आपको पूरे रिंग ऑफ फायर में देखने को मिलेगी। तो ज़रा देखो यहाँ पे इस पूरे एरिया में हमने देखा वोल्केनोज और अर्थक्वेक्स तो हैं ही, लेकिन कई सारे ट्रेंचेस भी हैं, ठीक है, क्योंकि इस तरफ ओशनिक प्लेट, इस तरफ कॉन्टिनेंटल, इस तरफ ओशनिक प्लेट, इस तरफ कॉन्टिनेंटल। ओके, तो कई सारी प्लेट्स का कन्वर्जेंस यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। जैसे यहाँ पे देखो पेरू चिली ट्रेंच, मिडिल अमेरिकन ट्रेंच, यहाँ पे एक नाज़का प्लेट होती है और यहाँ पे पैसिफिक प्लेट आपस में टकराती हैं, इसीलिए इस तरह के ट्रेंच और वोल्केनोज बनते हैं। आई होप ये क्लियर है। ओके, तो ये जो रिंग ऑफ फायर है ये क्यों बन रही है, क्योंकि ओशनिक टेक्टोनिक प्लेट जो है ना ये सब जगह सबडक्ट कर रही है, और इसके कारण कॉन्टिनेंटल प्लेट ऊपर रह रही है, ओशनिक प्लेट नीचे जा रही है। ओशनिक प्लेट के नीचे जाने से बीच में ट्रेंच बन रहा है, और ओशनिक प्लेट क्योंकि नीचे जा रही है, नीचे जाके सबडक्ट हो रही है, मैग्मा बन रहा है, मैग्मा ऊपर आने की कोशिश कर रहा है, वोल्केनो क्रिएट कर रहा है। ओके, और इसीलिए पूरी जो पैसिफिक ओशन में जहाँ पे भी कॉन्टिनेंटल और ओशनिक प्लेट कन्वर्ज हो रही है वो रिंग ऑफ फायर के अंतर्गत आ जाता है। और ये जो एरिया है ना इसको सबडक्शन जोन कहते हैं, ये वाले एरिया को। ओके, क्लियर है। चलिए मूविंग फॉरवर्ड, देखो जरा यहाँ पे थर्ड हमारी जो लोकेशन है दैट इज कामचटका पेनिनसुला। यहाँ आता है हमारा प्यारा भारत, ठीक है, नीचे आता है हमारा प्यारा भारत। ऊपर आए अगर हम सेंट्रल एशिया की तरफ, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान जैसी कंट्रीज पड़ेंगी, और उसके और ऊपर आए तो रशिया, ठीक है। रशिया दुनिया की सबसे ज़्यादा बड़ी कंट्री है, लार्जेस्ट कंट्री इन द टर्म्स ऑफ लैंड एरिया। ओके, ये रशिया इकलौती नहीं, दो ऐसी कंट्रीज हैं जो आधी यूरोप में और आधी एशिया में आती हैं। एक तो रशिया, दूसरी है टर्की, यहाँ आएगी, ठीक है। टर्की और जो रशिया है ये दो ऐसी कंट्रीज हैं जो आधी एशिया में है, आधी यूरोप में है। रशिया की बात करें, रशिया वैसे भी न्यूज़ में है। रशिया जो है यूक्रेन के साथ वॉर में लगा हुआ है। रशिया का ये जो पेनिनसुला है देखो एकदम फार ईस्ट में ये आता है, यहाँ पे कामचटका पेनिनसुला, ठीक है। कामचटका पेनिनसुला, यहाँ ऊपर जो है ना बेरिंग सी आती है, बेरिंग सी, ओके, और नीचे आती है ओखोटस्क सी, ओखोटस्क, ठीक है। जरा इन तीनों लोकेशंस को एटलस में जाके ज़रूर चेकआउट करना। ओके, तो ये जो दोनों सी है ना इसके बीच में आता है कामचटका पेनिनसुला, और यहाँ पे आइलैंड्स हैं, ठीक है, और उसके बाद जापान आता है, ये कुरील आइलैंड्स हैं। ओके, चलिए कामचटका पेनिनसुला क्यों न्यूज़ में था, क्योंकि कामचटका पेनिनसुला पे एक वॉल्केनो है जो पूरे यूरेशिया का हाईएस्ट एक्टिव वॉल्केनो है, ठीक है। ये इरप्ट किया है, और इस वॉल्केनो का नाम मैं बताऊंगी, बड़ा टिपिकल नाम है, आप लोग प्रोनाउंस कर सको तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो कामचटका तो याद रखना। तो यूरेशिया का हाईएस्ट एक्टिव वॉल्केनो बहुत बुरी तरह से इरप्ट किया है। ओके, हाईएस्ट वॉल्केनो जो है, स्प्यूइंग ऐश विल लीव यू अमेज्ड, इतनी ज़्यादा यहाँ पे वॉल्केनिक इरप्शन हुई है। नाम देखें, देखो भाई नाम देखो, क्ल्यूचेविस्काया सोप्का, ये नाम है यहाँ पे इस वॉल्केनो का। कामचटका पेनिनसुला पे ये वॉल्केनो है, और ये एक स्ट्रैटो वॉल्केनो है, ठीक है। और ये स्ट्रैटो वॉल्केनो होने के साथ पूरे एरिया का, पूरे साइबेरिया का, पूरे यूरेशिया का टॉलेस्ट वॉल्केनो भी है। ओके, हाईएस्ट एक्टिव वॉल्केनो है पूरे यूरेशिया का। नाउ स्ट्रैटो वॉल्केनो क्या होता है, दो तरह के वॉल्केनोज होते हैं, देखो, एक होते हैं स्ट्रैटो वॉल्केनो जिसको हम कंपोजिट वॉल्केनो भी कहते हैं, ठीक है, कंपोजिट, और दूसरे होते हैं शील्ड वॉल्केनो, जिसको आप अभी तो शील्ड ही याद रखो, ठीक है, शील्ड वॉल्केनो। तो स्ट्रैटो वॉल्केनो जो है उसमें क्या होता है, आपको इस तरह से स्ट्रेटास यानी कि लेयर्स देखने को मिलती है। ओके, और क्योंकि यहाँ पे लेयरिंग होती है इसीलिए ये वॉल्केनो एक के ऊपर एक लेयर जमा करके बड़ा होता जाता है, टॉल होता जाता है। जबकि शील्ड वॉल्केनो क्या है ना, ये ऐसे स्प्रेड होता जाता है। तो अगर आप हाइट में बात करोगे, टॉल लेवल पे बात करोगे, तो हाइट में स्ट्रेटो वॉल्केनो सबसे बड़े होते हैं। लेवल जो है, टॉलनेस का जो लेवल है, ये सबसे बड़े होते हैं, हाईएस्ट होते हैं। ओके,
स्ट्रेटो वॉल्केनो हाईएस्ट होते हैं, जबकि दूसरी तरफ ये जो शील्ड वॉल्केनो है ये लार्जेस्ट होते हैं, लार्जेस्ट एक्सपांड होता है इनका मतलब। अगर आप ऐसे एरिया में देख रहे हो ना, दैट इज लार्जेस्ट फॉर द शील्ड वॉल्केनो। अच्छा, ऐसा क्यों हो रहा है? स्ट्रेटो वॉल्केनो का जो लावा होता है, ये जो लावा निकल रहा है ना अंदर से, इसकी विस्कोसिटी ज़्यादा होती है। विस्कोसिटी यानी कि गाढ़ापन इसका ज़्यादा होता है। गाढ़ापन क्योंकि ज़्यादा होता है तो ये ज़्यादा दूर तक जा ही नहीं पाता, यहाँ तक जाता है और ठंडा हो जाता है, फिर ऊपर जाता है तो यहाँ तक जाता है, ठंडा हो जाता है, ज़्यादा दूर तक फैल नहीं पाता क्योंकि गाढ़ा ज़्यादा है। इसीलिए ये एक के ऊपर एक लेयर जमा करने लगता है, इसीलिए इसकी हाइट ज़्यादा होती है। जबकि शील्ड वॉल्केनो का जो लावा है ना, वो बहुत ही ज़्यादा बहुत कम विस्कस होता है। ठीक है, कम विस्कस होना यानी कि गाढ़ापन इसमें बहुत कम होता है, काफ़ी ज़्यादा मोबिलिटी रहती है। तो जैसे ही वॉल्केनो आता है, इरप्ट होता है, वो वैसा का वैसा स्प्रेड कर जाता है, बहुत दूर तक जाता है। ओके, और इसीलिए एक्सपांड जो है ना वो ज़्यादा होता है शील्ड वॉल्केनो का। तो ये समझ में आना चाहिए स्ट्रेटो वॉल्केनो और शील्ड वॉल्केनो क्या है। इसके अलावा आखिरी टॉपिक हमारा आज का डेड सी। डेड सी न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि डेड सी के ऊपर बहुत सारे इश्यूज चल रहे हैं इजराइल फिलिस्तीन वॉर के अंतर्गत। तो डेड सी कहाँ है? सबसे पहले तो ये देखो, ये है इजराइल और ये है वेस्ट बैंक, गाजा स्ट्रिप, फलस्तीन का हिस्सा आप समझ लो यहाँ पे। ठीक है, और इस साइड पे है जॉर्डन। इन तीनों के बीच में इजराइल, वेस्ट बैंक और जॉर्डन के बीच में जो सी आती, दैट इज डेड सी। डेड सी की एक सबसे बड़ी खासियत आप लोगों को बताऊं, आप सोचोगे और आप अमेज्ड होगे। डेड सी में आप कूद जाओ, ठीक है, आप कितना ही चाह लो आप डूब ही नहीं पाओगे, क्योंकि डेड सी का खारापन, डेड सी की सैलिनिटी इतनी ज़्यादा है कि आप कितना ही हैवी हो, ठीक है, आप कितने ही हैवी हो लेकिन फिर भी आप उसमें डूब नहीं पाओगे, क्योंकि उसमें सैलिनिटी इतनी ज़्यादा है। ठीक है, तो वाटर आपसे ज़्यादा भारी है, वाटर जो है, वाटर की सैलिनिटी इतनी ज़्यादा है। तो डेड सी जो है ये लैंड लॉक्ड सॉल्ट लेक है, याद रखना, सॉल्ट लेक है, फ्रेश वाटर लेक नहीं है। ओके, सॉल्ट लेक है और लैंड लॉक्ड है, क्योंकि एक साइड से इजराइल, एक साइड से वेस्ट बैंक और एक साइड से जॉर्डन ने इसको घेरा हुआ है। इसमें याद रखना ये 4 हमारे दुनिया में सॉल्टीएस्ट वाटर बॉडीज हैं, उसमें से सबसे ज़्यादा खारा पानी इसमें मिलता है। वर्ल्ड की डीपेस्ट हाइपर सलाइन लेक है। ठीक है, हाइपर सलाइन लेक है, मतलब एक लेवल, एक सेचुरेशन लेवल से भी ज़्यादा सॉल्ट इसमें घुला हुआ है, एक लेवल से भी ज़्यादा सैलिनिटी है इसकी। तो हाइपर सलाइन है और सबसे डीपेस्ट हाइपर सलाइन लेक है। ओके, अच्छा, यहाँ पे ये डेड सी इतनी हाइपर सलाइन, इतनी सैलिनिटी यहाँ पे है क्यों? क्योंकि आसपास के एरियाज जो है ना यहाँ पे, ये डेजर्ट से कवर्ड हैं, और क्योंकि ये डेजर्ट से कवर्ड हैं, एनवायरनमेंट काफ़ी हार्श है, इसीलिए इस डेड सी में कोई भी प्लांट, डेड सी के आसपास कोई प्लांट, कोई एनिमल कुछ फ्लोरिश नहीं कर पाता। ओके, तो डेड सी के बारे में आपको पता होना चाहिए। इसमें देखो ज़रा लोकेशन देख लो, तो देखो यहाँ पे ये है इजराइल, ये है जॉर्डन। आपको यहाँ पे वेस्ट बैंक दिखेगा नहीं, अगर वेस्ट बैंक दिखता तो और अच्छे से समझ में आता, लेकिन यहाँ पे बीच में यहाँ आती है डेड सी। अगर इंडिया से देखो तो यहाँ आएगा हमारा प्यारा भारत। प्यारे भारत से आप वेस्ट की तरफ चलोगे तो यहाँ पे देखो पाकिस्तान क्रॉस करके ईरान आया, इराक आया, जॉर्डन आया, जॉर्डन और इजराइल के बीच में आती है डेड सी। सो दिस वाज द लास्ट टॉपिक फॉर टुडे। आई होप ये पूरा सेशन आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा हो। दैट वाज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर आपको कोई भी क्वेरीज हो तो मुझे प्लीज़ बताना, आई विल बी वेरी हैप्पी टू सॉल्व ऑल ऑफ देम। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया इस वीडियो को, कमेंट नहीं किया है, शेयर नहीं किया अपने दोस्तों के साथ, तो अभी कर लो, सब्सक्राइब अभी कर दो, एंड डू नॉट फॉरगेट टू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम टू। ठीक है, IS शॉर्ट के नाम से हम मिल जाएंगे। यहाँ पे हम फ्री मेंटोरशिप प्रोवाइड कर रहे हैं UPSC के लिए। इन केस यू वांट दैट मेंटोरशिप, प्लीज जॉइन अस हियर ऑन इंस्टाग्राम। फॉलो कर देना हमारे पेज को। फेसबुक पे भी हम आपको मिल जाएंगे, और ट्विटर, जिसको आजकल X नाम से जाना जा रहा है, वहाँ पे भी मिल जाएंगे। तो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ वेरी गुड डे।